तो बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ ये कि क्या इस बार के चुनाव में जाति के नाम पर पड़ेंगे वोट। और यूपी में 2022 की सिंहासन की लड़ाई में योद्धाओं के नाम का ऐलान शुरू हो गया है। कल बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की। इसके बाद समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस भी अपने अपने उम्मीदवारों की शुरुआती लिस्ट के साथ सामने आ गए। वैसे तो चुनावी जंग में योद्धा का जाति की अहमियत होती है, लेकिन इस बार ओबीसी वोटों की नए सिरे से खेमेबंदी के चलते जातियों को रिझाने के जतन और भी तेज हो गए हैं। सवाल यही उठ रहा है, काम पर न काज पर मोहर लगेगी जात पर। अगड़ा पिछड़ा, दलित ब्राह्मण, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान की यही तस्वीर है। इसे अनेकता में एकता कहिए या सिंखचों में बटा समाज, आप अपनी पसंद के हिसाब से राय बना सकते हैं, लेकिन यह तय है कि जो समाज में है वही चुनाव में दिखेगा। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में यही एकदम साफ साफ दिख रहा है। मुझसे कोई नाराज नहीं है। ब्राह्मण समाज का प्रबुद्ध वर्ग है। ब्राह्मण तो ये देख रहा है कि आपने राम के नाम पे वोट तो ले लिया। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को, जब समाजवादी और अम्बेडकरवादी साथ आ गए। ये कैसे दलित हितैषी पार्टी हो सकती है? अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। हम मुसलमान वक्त के एतबार से कानून जरूर है, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। जातीय आरक्षण व्यवस्था के पैरोकारों के बीच पिछले कुछ सालों से यही नारा लोकप्रिय है। तमाम सियासी पार्टियां आरक्षण के लिए इस नारे पर सहमत हो या न हो, लेकिन चुनावी सियासत में सभी दलों का यही अघोषित मूल मंत्र होता है। बात जब टिकट बंटने की आती है तो कोई माने या न माने, पहला हिसाब किताब यही होता है कि उस खास चुनाव क्षेत्र में ज्यादा वोटर किस जाति के हैं। इसकी जो मैट्रिक्स, जो कौन सी समाज वर्ग के कितने लोग आए हैं, वो जब 7 फेज की टिकट होगा तब हम आपको कैलकुलेशन बताएंगे। लेकिन मैं आज पहला 2 फेज की घोषणा के बाद कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सर्वसमावेशी ही हो रहा है। पढ़े लिखे नौजवान, वंचित वर्ग, पिछड़े वर्ग की नौजवानों को महत्व देना, यह हमारी पार्टी की आज स्ट्रैटेजी है। शनिवार को बीजेपी की पहली लिस्ट जारी करते वक्त केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हिंद की विशेषता यानी जातियों पर खास जोर देना नहीं भूले। बीजेपी की लिस्ट भी यही बता रही है कि जातीय समीकरणों पर खास मेहनत की गई है। कल घोषित की गई 107 सीटों में से सबसे ज्यादा 44 सीटें ओबीसी उम्मीदवारों को और 19 सीटें एससी उम्मीदवारों को दी गई हैं। यानी ओबीसी और एससी को कुल सीटों का करीब 59%। ये जो 80 और 20 की बात कर रहे हैं, 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए थे। उन समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन था उसके साथ खड़े ही हो गए थे। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। ओबीसी वोटर की मेहरबानी से बीजेपी ने बार बार सरकार बनाई, वही ओबीसी वोटर अचानक उसका सिरदर्द बन गया है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े चुनाव के ऐन मौके पर ओबीसी के करीब 1 दर्जन विधायक बीजेपी से बगावत कर चुके हैं। इस ऐंठ के साथ ही बीजेपी सिर्फ 15% अगड़ों की पार्टी रह गई है। नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। जाति के नाम पर अखिलेश और उनके नए मेहमानों की ये चेतावनी बीजेपी के उस आत्मविश्वास का जवाब है जो उसने कई चुनावों में सफल प्रयोगों के बाद हासिल किया है। राम मंदिर और जिन्ना वाली बड़ी सियासत के चरम पर
जातियों की अलग अलग पहचान छोटी होने लगी थी। ये तो 80 बनाम 20 तो है ही। ये चुनाव 80 बनाम 20 जाएगा। और मैंने आपको पहले कहा कि चुनाव होंगे तो आप रिजल्ट दो, 10 मार्च को आने दीजिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी जो 3/4 से अधिक सीटों को पा करके प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा, बसपा ये सभी दल होंगे जो 20% की लड़ाई के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। बीजेपी की सियासत पर अखिलेश और उनके ओबीसी योद्धा बट्टा लगाने को तैयार बैठे हैं। अखिलेश जातीय पहचान वाली छोटी छोटी पार्टियों को समेटने का अभियान चला रहे हैं, लेकिन दलित दांव में पेंच फंस गया है। दलितों के नए आइकॉन अखिलेश से रूठ गए हैं। निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया, ये दुखद है। अपमानित किया आपको? हाँ, ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। वो शायद किसी मन से तय करके बैठे कि हमें दलितों की लीडरशिप नहीं खड़ी होने देनी। चंद्रशेखर से पहले दलित वोटों पर इकलौता दावा मायावती का था। भले ही इस चुनाव में मायावती का मिजाज देश के मौसम की तरह सर्द दिख रहा है, लेकिन जाति की राजनीति का डर दिखाना वो अभी भी नहीं भूली है। जिस समाजवादी पार्टी ने दलितों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति को लेकर लाए गए विधेयक को राज्यसभा में फाड़कर फेंक दिया था और इस विधेयक को पास नहीं होने दिया था, जो अभी तक भी लटका पड़ा है, तो ये भी इनको जानना चाहिए। तो ये कैसे दलित हितैषी पार्टी हो सकती है? हर जगह वजन जातीय समर्थन से तय होता है। 2017 के चुनाव के वक्त भी कई नेता अपनी अपनी जातीय विरासत लेकर बढ़ते सूरज को सलाम कर रहे थे। ये और बात है कि 5 साल सत्ता सुख भोगने के बावजूद उन्हें अपनी जाति और समाज के लिए रोशनी कहीं और दिखने लगी है। आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा किस तरीके से यूपी में सियासी बिसात बिछने लगी और एक हफ्ते पहले तक जो बीजेपी यूपी में पूरे आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई रही थी, अचानक हुए ओबीसी धमाके से उसकी मानो नींद उड़ गई है। जिस ओबीसी समाज के दम पर बीजेपी ने 2017 में शान से सरकार बनाई थी, एक एक करके उसके 11 विधायक पाला बदलकर साइकिल पर सवार हो गए हैं। आज एक और मंत्री दारा सिंह चौहान अखिलेश यादव के कैंप में कदम रखने के लिए तैयार। उत्तर प्रदेश के चुनावी खेल में वैसे तो कई खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार का सियासी मिजाज बता रहा है कि ट्रॉफी के लिए असल लड़ाई भगवा बनाम लाल टोपी की है। अखिलेश को अपनी बढ़ती ताकत का भरोसा उनके बयानों में झलकता है। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब, और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। तो बीजेपी दिग्गजों के बयानों में अखिलेश से बढ़ते खतरे का एहसास है। अखिलेश जितनी ताकत से बीजेपी को चुनौती देते हैं, बीजेपी भी उतनी ही ताकत पलटवार करने में लगा रही है। हमें फर्क महसूस करना पड़ेगा सामाजिक न्याय और सामाजिक शोषण में, कि जो लोग गरीबों का हक छीनते थे, डकैती डालते थे, पेशेवर अपराधियों को अपना शागिर्द बनाते थे, जब वे पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश के अंदर गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे, दलितों की बस्तियों पर कब्जा करते थे, बुलडोजर चलाते थे, उनकी जमीनों पर जबरदस्ती उन्हें हड़पने का कार्य करते थे, तब इन लोगों की कहीं से मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। बीजेपी और अखिलेश दोनों का अपना अपना कोर वोट बैंक है, लेकिन असल फर्क पड़ेगा उस वोट से जो पिछड़ों के नाम पर गोलबंद करने की कोशिश हो रही है। यूपी ओबीसी वोट की तादाद करीब 49% है। इसमें से यादव वोट 10 से 12% हैं, जिस पर बड़ी दावेदारी अखिलेश की है, जबकि गैर यादव ओबीसी वोट करीब 35 से 37% है। 2014, 2017 और 2019 में इसका बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ आया था, लेकिन इस बार इसी 35% को कई कई टुकड़ों में बांट देने की लड़ाई है। सच बात यह है, जब बड़ी बीमारी हो जाती है तो इंजेक्शन से जाती है, उसमें ओरल मेडिसिन काम नहीं कर पाती है, ओरल मेडिसिन उसमें काम नहीं कर पाती है, इसलिए इंजेक्शन देने का काम किया जा रहा है। बीजेपी वाले तो अभी भी बुला रहे हैं कि आ जाओ भैया,
पहले 85% लोगों ने ही तो हमारी लगाई थी नैया, अब आ जाओ मेरे भैया। माना यह जाता रहा है कि ओबीसी के 49% वोट एकजुट किसी के पाले में नहीं पड़ते। यादव वोटों को छोड़ दें तो बाकी 35% अलग अलग जातियों के हिसाब से अलग अलग दलों और गठबंधनों के बीच झूलते रहते हैं। लेकिन बीजेपी ने पिछले कुछ चुनाव में इसी वोट को कुछ हद तक एकजुट करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। 2017 के चुनाव नतीजे देखें तो बीजेपी को सवर्णों के 69% वोट, यादव के 8% वोट और गैर यादव ओबीसी के 64% वोट मिले थे। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को सवर्णों के 13%, यादवों के 80% और गैर यादव ओबीसी के 14% वोट ही मिले। जाहिर है इस बार लड़ाई इसी गैर यादव ओबीसी वोट बैंक की है। बीजेपी का अगर हम प्रदर्शन देखें यूपी में, चाहे वो 2014 का चुनाव है, 2019 का लोकसभा चुनाव या 2017 का विधानसभा चुनाव, इन चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। इस बड़ी जीत के पीछे एक वजह थी लोअर ओबीसी का वोट। अब अगर ये लोअर ओबीसी के नेता बीजेपी को छोड़ समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, स्वाभाविक है इसका नुकसान बीजेपी को होगा। जब ये नेता बीजेपी को छोड़ दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, उनके समर्थक भी जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि इनके सारे के सारे समर्थक उनके साथ चले जाएंगे और सारे लोअर ओबीसी के वोटर अब समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, लेकिन नुकसान तो होता हुआ सीधा सीधा बीजेपी को दिखाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी समेत 11 विधायक अचानक पाला बदलकर बीजेपी को बाय बाय कर चुके हैं। इसे बीजेपी के खिलाफ अखिलेश का बड़ा दांव माना जा रहा है। बीजेपी खुद इस खतरे को भांप रही है। ऊपर से बड़े नेता बागियों को कुछ भी बोलें, लेकिन अंदर खाने खबर ये है कि इन्हें मनाने की भरपूर कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर के और उनका नागपुर तक सबने कोशिश कर लिया है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक प्रकोष्ठ टाइप की पार्टी है, उसका संचालन नागपुर से होता है, तो अब हम किसका नाम ले, कोई बचा नहीं जिसने अनुरोध न किया हो। तो क्या अखिलेश ओबीसी की लड़ाई में चुनावी बाजी मार चुके हैं? उनके साथ जाने वाले ज्यादातर विधायक ओबीसी की मौर्य जाति से आते हैं, जिसका वोट 6% के करीब है, यानी उन्हें अभी और जोर लगाना होगा। दूसरी तरफ बीजेपी के नजरिए से देखें तो उसके पास खोने के लिए अभी भी बहुत कुछ है, जिसे बचाने की तरकीबें भी दिखने लगी हैं। आज तक ब्यूरो। तो ओबीसी वोट की नई खेमेबंदी से परेशान बीजेपी अब दूसरे दलों के परंपरागत वोट बैंक पर नजर डाल रही। माना जा रहा है कि ओबीसी विधायकों की बगावत के होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी दलित दांव को नई धार देने में लग गई है। किसी खास जाति के घर में खाना पीना, किसी खास जाति के कार्यक्रम में शामिल होना, ये सब नेताओं के आजमाए हुए सियासी दांव हैं, जो चुनावी मौसम में बार बार और हर बार दिखते हैं। योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में दलित के घर पर भोजन कार्यक्रम को भी इसी चश्मे से देखा जा सकता है। लेकिन गौर से देखें तो इस तस्वीर के कई मायने हैं। क्या बीजेपी को लगने लगा है कि 80 बनाम 20% वाला फॉर्मूला इस बार नहीं चल पाएगा? क्या बीजेपी को ओबीसी वोट के बिखराव का डर सताने लगा है? क्या बीजेपी दूसरे दलों के परंपरागत वोटों को लुभाने में जुट गई है? इधर नए साल के बाद ये त्योहार ऐसा है, बड़ी हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है और हमें लगता है सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, धर्मपाल सैनी जी के साथ, धर्म सिंह सैनी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए। दलित वोट पर पिछले कुछ अरसे से बीएसपी का कब्जा रहा है। कांशी राम और मायावती की इस ताकत को मुलायम सिंह से लेकर आडवाणी, कल्याण सिंह जैसे बीजेपी के दिग्गजों और फिर मुलायम के बेटे अखिलेश ने भी जरूरत पड़ने पर नमन किया है। लेकिन इस ताकत को हथियाने के अरमान भी साथ साथ पलते रहते हैं। देखना चाहती कि आपने 5 साल में क्या काम किया। हमारा एक सबसे बड़ा जो नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हमारी जब सरकार बनेगी तो सबका हित होगा, वो कोई भी हो,
किसी जात, किसी धर्म, कोई भी हो, भाईचारा बनेगा, आपस में लोग रहेंगे। और चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़के हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार लोग हो, चाहे नौकरी पेशा लोग हो, और चाहे जो रोजगार करते हैं, जो आज परेशान घूम रहे हैं, उद्योगपति जो परेशान घूम रहे हैं, छोटे वाले। लग भी यही रहा है कि मायावती के एक छत्र राज वाले दलित वोट के फिर से बंटवारे का वक्त आ गया है। ओबीसी वोट के बंटवारे छटपटाई बीजेपी दलित वोटों में अपने लिए बड़े से बड़े हिस्से का दावा ठोक रही है। पीएम मोदी वाराणसी में सफाई कर्मियों के पैर धोकर इसकी नींव रखी थी। तो चुनावी मौसम में योगी ने दलित के घर खाना खाकर यही संदेश दिया है कि आपको सिर आंखों पर बिठाना है और सत्ता बचाना है। आज तक ब्यूरो।